हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान प्लस पे। तो जैसा कि कल एक वीडियो में डिस्कस किया गया था कैश फ्लो का टोटल कॉन्सेप्ट कि कैश फ्लो में पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। तो मैंने वहां पे 4 कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। पहला था फॉर्मेट। फॉर्मेट के बाद जो हमने दूसरा वहां पे स्टेप देखा था कि बैलेंस शीट का एनालिसिस कैसे किया जाए। बैलेंस शीट के एनालिसिस के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये 3 आइटम हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा। तीनों के कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में सीखा। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है एडजस्टमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है क्या दिक्कत कि कहीं ना कहीं आप यहां पे फंसोगे जरूर, और खासकर इन एडजस्टमेंट में, चूंकि कैश फ्लो में फिक्स एडजस्टमेंट है, 3-4 एडजस्टमेंट है ना। अगर आप उन्हें अच्छे से उस पर कमांड बना लेते हो तो नो डाउट 99% चांसेस है इन एडजस्टमेंट के अलावा आपको शायद आपके एग्जाम में कोई और एडजस्टमेंट देखने को ना मिले। मिलेगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। 23 मार्च को अकाउंट्स का पेपर है, उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा सर इसके अलावा देखिए ये वाली एडजस्टमेंट आई है। मैंने क्या कहा, 1% एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन 99% है कि जो मैं यहां पे एडजस्टमेंट आपको बताऊंगा ना, उसके अलावा शायद ही कोई एडजस्टमेंट देखने को मिले। तो आप इन एडजस्टमेंट को अच्छे से सीखिएगा, इनकी छोटी से छोटी बारीकियों को सीखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो छोटी सी चीज जब मिस हो जाती है ना बच्चों, हल्का सा जहां कॉन्सेंट्रेशन टूटा या लगता है यार ये तो पढ़े थे बट क्या बताया भूल गए, तो भूलने की नौबत ना आए। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, और कुछ नया और कुछ अच्छा सीखने को 110% मिलेगा। तो आइए जानते हैं पहली जो एडजस्टमेंट है वो कौन सी है। यहां पे हम जो पहले एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे, डिविडेंड। जैसा कि सभी को पता है कि जो डिविडेंड दिया जाता है, एक सेकंड, थोड़ा सा येलोइश हो जाएगा तो देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। जो डिविडेंड दिया जाता है वो शेयर्स पे दिया जाता है। जो शेयर्स पे होने वाला प्रॉफिट है, जनरली आम बोलचाल की भाषा में हमें अगर डिविडेंड नहीं पता होता तो हम क्या कहते हैं, शेयर्स पे जो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट, जो शेयर्स पे प्रॉफिट मिलता है, उस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। आपने किसी कंपनी का शेयर लिया, अगर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिला आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज्यादा, तो जनरली हम या उसे प्रॉफिट बोलते हैं, लेकिन बिजनेस या अकाउंट्स की भाषा में उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, शेयर्स में होने वाले प्रॉफिट को। तो यहां पे जब बात की गई कि डिविडेंड कितने टाइप से कंपनी देती है, तो कैश फ्लो के क्वेश्चन में जो आपको डिविडेंड दिखाई देता होगा वो यही इतने ही डिविडेंड दिखाई देते हैं। सभी ने देखा होगा। पहला तो ये बड़ा ही फेमस है, सबको पता भी होगा इसका ट्रीटमेंट क्या है। मुझे मालूम है कि आप बड़े ही एक्सपर्ट हैं अपने सब्जेक्ट में, ठीक है, बट अगर देख लेंगे तो शायद आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन शायद कुछ अच्छा सीखोगे, क्योंकि ये स्पेशली मैंने जो बोर्ड एग्जाम से पहले मैं इसको क्यों ले आया हूं, क्योंकि जो थोड़ी बहुत चीजें के भूल भी गए हो ना तो वो याद हो जाए। पेपर में जाने के बाद ये ना हो अरे सर पढ़े तो थे, सर क्या बताएं सर, अभी आपने मतलब कोई बताने वाला नहीं था, अगर लास्ट टाइम में किसी ने बताया होता तो शायद माइंड में हिट हो गया होता। पढ़े थे 2 महीने पहले लेकिन भूल गए थे, और इसकी वजह से आपके 6 नंबर चले गए। तो इनमें से मैं डैम श्योर हूं, मैं 100% कह सकता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की गलती जो होती है वो इस लास्ट वाले डिविडेंड में होती है, अनक्लेम्ड डिविडेंड में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की गलती यहीं पे होती है। ज्यादातर बच्चों को इसके ट्रीटमेंट में बड़ी कंफ्यूजन है। तो हालांकि मैं यहां पे सभी को बताऊंगा, आप बने रहिएगा, अच्छे से देखिएगा। तो पहला आता है प्रपोज डिविडेंड। इसकी खासियत क्या है, देखो प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड जो होता है वो एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंस होता है। प्रपोज डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंस होता है, और वहां पे शेयर होल्डर के अप्रूवल के बाद इसे पे किया जाता है। तो इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है कि ये जिस ईयर में अनाउंस होता है उस ईयर में पे आउट होता नहीं, या ये कह लीजिए कि प्रीवियस ईयर का, ध्यान से समझिएगा, प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड होता है वो करंट ईयर की एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंस और प्रपोज होता है। मतलब ये आपका करंट ईयर कौन सा है, ये आपका करंट ईयर चल रहा है 2023 और 24। तो यहां की इस साल की जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई होगी, इसमें कौन सा डिविडेंड अनाउंस हुआ होगा, इसमें जो एनुअल जनरल मीटिंग में जो डिविडेंड अनाउंस हुआ होगा वो 2022 और 23 का होगा। जब
प्रीवियस ईयर का डिविडेंड जब करंट ईयर की एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंस होता है, वहां पे शेयर होल्डर का अप्रूवल होता है, तो उसके ठीक 30 दिनों के अंदर, उसके ठीक 30 दिनों के अंदर पेमेंट होती है। कितने दिन के अंदर? 30 दिनों के अंदर पेमेंट देनी होती है। एनुअल जनरल मीटिंग में प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड अनाउंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रपोज डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रपोज डिविडेंड कहते हैं। कोई दिक्कत? यहां तक कोई समस्या नहीं? तो ये थी इसकी थोड़ी सी समरी। अब यहां पर मैंने छोटी सी चीज लिखी हुई है AS4। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया था, ध्यान से समझिएगा। कल की वीडियो में मैंने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लिखा था, याद है? वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंतर्गत क्या था? कैश फ्लो बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कैश फ्लो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत बनता है, तो क्या बोलोगे? AS3। बट AS4 क्या था? ये AS4 2016 में जब रिवाइज हुआ था, तो ये कहा गया कि ये जो प्रपोज डिविडेंड है ना, प्रपोज डिविडेंड, ये कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा। ये बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा। आप जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे, प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में नहीं होगा। AS4 के रिवीजन से पहले प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी के शॉर्ट टर्म प्रोविजन हेडिंग में दिखाया जाता था। करंट लायबिलिटी के शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रपोज डिविडेंड। बट 2016 के बाद जब AS4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 रिवाइज हुआ, तो यह कहा गया कि प्रपोज डिविडेंड आपकी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा। तो बात यह है, फिर इसको दिखाया कहां जाएगा? अगर बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा तो बेटा इसे नोट्स ऑफ अकाउंट, हमेशा देखिएगा बैलेंस शीट के नीचे बनी होगी नोट्स टू अकाउंट। इसे नोट्स टू अकाउंट में कंटीजेंट लायबिलिटी के हेड में दिखाया जाता है। कंटीजेंट लायबिलिटी याद रहेगा? तो यहां से एक नंबर का जो क्वेश्चन बनता है कि क्या प्रपोज डिविडेंड को बैलेंस शीट में किस हेड में दिखाते हैं? तो बच्चों, प्रपोज डिविडेंड को बैलेंस शीट में किसी हेड में दिखाते ही नहीं है। ये कहां दिखाते हैं? नोट टू अकाउंट में कंटीजेंट लायबिलिटी के हेड में। ठीक, तो ये चीज याद रखिएगा। ये कब से हुआ? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS4 के रिवाइज होने के बाद। ये कब हुआ था रिवाइज? 2016 में। और कंपनी एक्ट कब आया था? 2013 में। तो इतनी चीजें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो प्रपोज डिविडेंड से रिलेटेड चीजें समझ में आ गई होगी। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंस होता है। किस ईयर का डिविडेंड? इस साल का या प्रीवियस ईयर का? तो सर प्रीवियस ईयर का डिविडेंड इस करंट ईयर के एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंस होता है, और अनाउंस होने के 30 दिन बाद इसकी पेमेंट हो जानी चाहिए। तो कौन सा डिविडेंड? करंट या प्रीवियस? तो सर प्रीवियस ईयर। इसलिए प्रपोज डिविडेंड के केस में कैश फ्लो में कभी भी करंट ईयर का कोई ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, क्योंकि करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड होगा वो तो नेक्स्ट ईयर की एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंस होगा। तो यहां पे जो ट्रीटमेंट होता है वो कौन से ईयर का? प्रीवियस ईयर के डिविडेंड का ट्रीटमेंट होता है। कौन से ईयर का? प्रीवियस ईयर के डिविडेंड का ट्रीटमेंट होता है। तो ये चीज आप प्रपोज डिविडेंड के लिए याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़े? तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। अब बच्चों इसको ड्यान से देखना। इंटरिम डिविडेंड या उसके नीचे मैंने लिखा है डिविडेंड पेड इन एडजस्टमेंट। कभी कभी एडजस्टमेंट में नीचे लिखा होता है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, और यहां पे क्या, या तो सीधा सीधा लिखा होगा इंटरिम डिविडेंड, लेकिन ये एडजस्टमेंट में ही होगा। आप इसे भी बैलेंस शीट में नहीं देखेंगे। क्यों सर? इसके लिए तो आपने बता दिया कि प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का होता है, जो करंट ईयर की एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंस होता है, उसके 30 दिन के बाद पेमेंट देना होता है। तो क्या ऐसा इसके भी साथ होता है? नहीं बच्चों, ये एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंस होता ही नहीं है। पहली चीज, एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंस होता ही नहीं है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज करने से पहले, ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट रिलीज करने से पहले ये डिविडेंड पे आउट हो जाता है। अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज करने से पहले ये डिविडेंड पे आउट हो जाएगा, एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंस नहीं होगा, तो ये कौन सा डिविडेंड होगा? ये तो करंट ईयर का ही होगा ना।
करंट ईयर का जो भी डिविडेंड होगा उसी को हम क्या कहते, मतलब इंटरम डिविडेंड के केस में करंट ईयर के डिविडेंड को हम पेमेंट दे देते हैं बैलेंस शीट रिलीज करने से पहले। तो ये डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंस नहीं होता। तो जब ये एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंस नहीं होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज करने से पहले दे दिया जाएगा, तो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा क्या? नहीं। इसलिए अक्सर आप देखोगे तो ये आपको एडजस्टमेंट में ही देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा? अक्सर एडजस्टमेंट में लिखा होगा इंटरम डिविडेंड या फिर डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, अब बात आती है लास्ट वाले की, जो सबसे अलग है, सबसे जुदा है, इन सबसे अलग थलग है और बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही अच्छा है, इसका कॉन्सेप्ट भी बड़ा बढ़िया है। डेट इज कॉल्ड अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड, नाम से ही पता चल रहा होगा, अनक्लेम, ऐसा डिविडेंड जो अभी तक क्लेम नहीं किया गया है। तो बच्चों, अगर डिविडेंड अभी तक क्लेम नहीं किया गया है, इसका मतलब क्या है? आज नहीं तो कल ये क्लेम किया जाएगा, और जब क्लेम किया जाएगा तो क्या होगा? जब क्लेम किया जाएगा तो आपको देना पड़ेगा, एंड व्हाट्स वी पे इन फ्यूचर दैट इज कॉल्ड अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। व्हाट्स वी पे इन फ्यूचर दैट इज द लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। तो अनक्लेम डिविडेंड क्या होती है? बिजनेस की लायबिलिटी होती है। सर लायबिलिटी तो होती है, बट जो ये 12th वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, शेड्यूल थर्ड बैलेंस शीट, इसमें लायबिलिटी में कई हेड होते हैं। तो ये अनक्लेम डिविडेंड जो लायबिलिटी होती है, ये किस हेड में आता है? तो बच्चों ध्यान से सुनना, इसका जो हेड है ये लायबिलिटी में आता है, करंट लायबिलिटी में। कहां आता है? करंट लायबिलिटी में। सर करंट लायबिलिटी में भी 3-4 हेड होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म लोन्स, इसके बाद ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटी। तो ये इनमें से किस हेड में आता है? तो अनक्लेम्ड डिविडेंड आप हमेशा देखोगे लिखा होगा अदर करंट लायबिलिटी में। तो इससे संबंधित बस इतनी सी बात याद रखिएगा कि ये डिविडेंड बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा, आपको कभी नहीं बैलेंस शीट में दिया होगा, हमेशा कहां लिखा होगा? नोट्स ऑफ अकाउंट में। और हमें इसके कौन से अमाउंट से मतलब होता है? प्रीवियस ईयर के अमाउंट से, इसके करंट ईयर के अमाउंट से कोई मतलब नहीं होता। ये दोनों डिविडेंड ये एडजस्टमेंट में दिए होते हैं, एडजस्टमेंट में या तो इस नाम से आएगा या तो इस नाम से आएगा। अगर ये आता है तो इसके हमें कौन से अमाउंट से मतलब होगा? करंट ईयर के अमाउंट से। और इसके लिए तो मैं अभी कुछ बोलूंगा ही नहीं, इसके लिए सीधे और सीधे प्रैक्टिकल से बात की जाएगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि इन सब के साथ कुछ कॉमन ट्रीटमेंट होते हैं, पहले उन ट्रीटमेंट को समझते हैं फिर क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक, आओ देखते हैं। अब इनका जो कैश फ्लो में कॉमन ट्रीटमेंट है वो क्या है? तो बेटा ये सब का सब, ये सब का सब ट्रीटमेंट बता रहा हूं, सब का सब क्या होता है? तो ये सब का सब आपका जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कहां जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। कोई भी डिविडेंड दिखाई दे, सबका सब, मैंने क्या कहा? सबका सब, चाहे प्रपोज्ड हो, इंटरिम हो, डिविडेंड पेड हो या अनक्लेम्ड डिविडेंड हो, कुछ भी हो, ये सबका सब कहां जाएगा? फाइनेंसिंग में। सर कल के कॉन्सेप्ट में आपने बताया था करंट लायबिलिटी जो होता है उसको छोड़ देना, करंट लायबिलिटी होता है ऑपरेटिंग का पार्ट, लेकिन ये भी तो करंट लायबिलिटी है, आपने इसको कहा कि ये तो जाएगा फाइनेंसिंग में। याद कीजिए कल मैंने 2 एक्सेप्शन बताए थे, ये तीसरा एक्सेप्शन है। 3 एक्सेप्शन को याद रखिएगा। पहला एक्सेप्शन कल कौन सा बताया था? एक बताया था बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बताया था? बैंक ओवरड्राफ्ट। दूसरा क्या बताया था? कैश क्रेडिट। और तीसरा आज क्या बता रहा हूं? अनक्लेम्ड डिविडेंड। इन तीनों चीज को याद रखिएगा, ये करंट लायबिलिटी में मिलेगा, लेकिन ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं होता, ये फाइनेंसिंग का होता है। तो इसको एकदम दिमाग में बैठा लो, ये कहीं भी मिस ना हो। बेटा है क्या, क्वेश्चन एकदम आसान सा आता है, पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं आता, बस ये छोटी छोटी चीज जैसे ही वहां पे इंप्लीमेंट होती है आपका दिमाग घूम जाता है, अब क्या किया जाए। और एक छोटी सी मिस्टेक आपको ले डूबेगा, छोटी सी मिस्टेक ले डूबेगा और पता चलेगा क्या बताएं सर, किए तो थे, थोड़ी सी मेहनत और हो जाती ना, काश आपका वीडियो देख के गए होते तो शायद ये नौबत ना आती और ये क्वेश्चन सही होता। आगे बढ़े, चलो चलिए, फिलहाल उम्मीद है सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हाँ, इसमें एक चीज और बची, उसको भी मैं बता देता हूं। जैसे मैंने क्या कहा, ये सबका सब कहां जाएगा? फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में पेड होगा तो जाहिर सी बात है कैश का आउटफ्लो होगा।
क्या होगा, कैश का आउटफ्लो। आउटफ्लो वाले कैश को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं अमाउंट, ये तो पता होगा, माइनस में, इनफ्लो वाले को प्लस में, फाइनेंसिंग में। तो ये सभी डिविडेंड पहला कहां जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इनमें से ये तीन जो होते हैं ऊपर वाले, इसको नहीं, ये एक्सेप्शन है, इसको नहीं, ये सबके सब तो फाइनेंसिंग में जाएंगे, लेकिन इसमें से जो ऊपर के तीन है, मतलब प्रपोज डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड, ये दूसरी जगह जो होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस होगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिखते हो ना ऑपरेटिंग में, तो बस ये छोटी सी चीज यहां पे ध्यान रखना। ये ध्यान रखने वाली बात है कि सभी डिविडेंड नेट प्रॉफिट में प्लस नहीं होते। बच्चों के माइंड में क्या होता है, यार डिविडेंड है प्रॉफिट में जोड़ दो, डिविडेंड है प्रॉफिट में जोड़ दो, अनक्लेम डिविडेंड है प्रॉफिट में जोड़ दो। नहीं, डिविडेंड देखते ही प्रॉफिट में मत जोड़ना। अगर अनक्लेम डिविडेंड होगा तो वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कभी ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये डिविडेंड तो अभी देना ही नहीं है, और जब दिए ही नहीं तो प्रॉफिट कम हुआ कहां से। जब प्रॉफिट कम हुआ ही नहीं तो प्रॉफिट में जोड़ोगे क्यों। समझ में आ गई बात, आगे बढ़े, ठीक है। चलो, तो ये सबके सब कहां जाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। लेकिन इसमें से ये तीन के साथ ट्रीटमेंट क्या होता है कि ये नेट प्रॉफिट में जोड़ दिए जाते हैं। कहने का मतलब ये तीन डिविडेंड दो जगह जाएंगे, एक नेट प्रॉफिट में जोड़ेंगे और दूसरा फाइनेंसिंग में। लेकिन ये जो लास्ट वाला है ना अनक्लेम डिविडेंड, ये सिर्फ और सिर्फ कहां जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा। ठीक है, तो आओ इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं और ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो एग्जांपल आइए देखते हैं इसका फटाक से। ये बच्चों एग्जांपल, अब इस एग्जांपल को ध्यान से समझना, कहीं कोई दिक्कत होगी एकदम इत्मीनान से देखना, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, एग्जांपल से सीखते हैं। यहां पे मैंने एग्जांपल में पहले ही रखा अनक्लेम डिविडेंड को। मान लीजिए क्वेश्चन में अभी ये है ही नहीं, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में ही नहीं है, और क्वेश्चन में ये डिविडेंड पेड भी नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया है, क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज दी है, नोट्स ऑफ अकाउंट में क्या, प्रपोज डिविडेंड। क्या दिया है, सिर्फ प्रपोज डिविडेंड। ना ही तो बैलेंस शीट में अनक्लेम है, ना ही तो एडजस्टमेंट में कोई डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड। सिर्फ क्या है, कंटीजेंट में प्रपोज डिविडेंड है। तो क्या किया जाएगा इसका, मैंने क्या बताया, इसका जो करंट ईयर का अमाउंट है इससे कोई मतलब नहीं होगा, और ये जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है ये भी 20,000, ये आपके नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, और प्लस फाइनेंसिंग में ये कैश का आउटफ्लो दिखाएगा, इसलिए इसके अमाउंट को माइनस में लिखेंगे। भाई डिविडेंड पेड होगा तो डिविडेंड देना है ना, प्रपोज डिविडेंड। प्रीवियस ईयर का डिविडेंड इस साल दिया जाएगा, इसलिए नेट प्रॉफिट में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि प्रपोज डिविडेंड का किया क्या जाएगा। ठीक, चलिए अब बात आती है कि सर ये मान लीजिए दोनों दिया है, अभी मैं अनक्लेम पे नहीं जा रहा हूं। मान लीजिए प्रपोज भी दिया हुआ है, ये इंटरिम भी दिया हुआ है, प्रपोज भी दिया है, इंटरिम भी दिया है, लेकिन ये नहीं दिया है। अब से इसका क्या किया जाए, चलो इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। तो बेटा इसका वही ट्रीटमेंट किया जाएगा जो कि इसका किया गया है। अभी आपने प्रपोज से क्या देखा कि हमको करंट ईयर से मतलब नहीं, प्रीवियस ईयर के अमाउंट इसका लेते हैं नेट प्रॉफिट में प्लस, और फाइनेंसिंग में आउटफ्लो हो जाएगा माइनस। सेम चीज इसके साथ भी होगी, ये जो इंटरिम डिविडेंड होता है इसका अमाउंट नेट प्रॉफिट में प्लस और फाइनेंसिंग में आउटफ्लो हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि प्रपोज और इंटरिम का ट्रीटमेंट एक ही होता है, बस अंतर क्या होता है कि प्रपोज में हम प्रीवियस ईयर के अमाउंट लेते हैं और इंटरिम में हम करंट ईयर के अमाउंट लेते हैं। आ गई बात समझ में। अब आइए मुद्दे पर, जहां आप फंसोगे, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फंसोगे कहां, यहां, और यहां 110% गारंटी फंसोगे, निश्चित फंसोगे। अगर ये पेपर में आ गया ना बेटा अनक्लेम डिविडेंड, तो डेफिनेटली फंस जाओगे और ये गलत हो जाएगा। इसलिए इसको सीखो, भले तुम्हें 2 मिनट टाइम देना पड़े, लेकिन इसको सीखो। ठीक, चलो देखते हैं अनक्लेम डिविडेंड के बारे में। तो बच्चों देखो, अनक्लेम डिविडेंड का जो सीन है वो कुछ ऐसा है। मान लीजिए क्वेश्चन में अभी हम ये हटा देते हैं, ये क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में क्या दिया है, अनक्लेम डिविडेंड। वो भी अनक्लेम डिविडेंड में क्या दिया है, प्रीवियस ईयर नहीं दिया हुआ है। कौन सा अमाउंट दिया है, करंट ईयर का, सिर्फ एक अमाउंट दिया है, कौन सा, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर नहीं दिया। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, बाकी कोई डिविडेंड नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ एक डिविडेंड है अनक्लेम डिविडेंड, वो भी बैलेंस शीट में दिया है
तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट वही होगा जो बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ होता है। किसके साथ? बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ। जो बेटा कैश क्रेडिट के साथ होता है, जो बेटा लायबिलिटीज के साथ होता है। अगर बच्चों लायबिलिटीज बढ़ती है तो फंड आता है ना, लायबिलिटीज बढ़ी तो कैश का इनफ्लो हुआ, और इनफ्लो होगा तो प्लस, और लायबिलिटीज घटी तो कैश का आउटफ्लो हुआ। आउटफ्लो का मतलब माइनस। समझ में आई? सेम चीज, जो ट्रीटमेंट बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ है, जो ट्रीटमेंट कैश क्रेडिट के साथ है, जो ट्रीटमेंट लायबिलिटी के साथ है, वही ट्रीटमेंट अनक्लेम डिविडेंड के साथ होता है। मतलब ये फाइनेंसिंग में, अब देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे तो पहले 0 था, यहां पे कुछ था ही नहीं, अब करंट ईयर में हो गया 10,000, तो लायबिलिटीज बढ़ी, लायबिलिटीज बढ़ी, लायबिलिटीज बढ़ने का मतलब कैश का इनफ्लो, इनफ्लो का मतलब प्लस। ओके, आगे बढ़े। चलिए, मान लीजिए दोनों ही साइड दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से, 20,000 पहले प्रीवियस था और करंट में हो गया 10,000। इसका मतलब क्या है कि सर प्रीवियस में अनक्लेम डिविडेंड 20,000 था, अब हो गया 10,000। लायबिलिटी घटी, लायबिलिटी घटने का मतलब क्या होता है कि हमने लायबिलिटी पे आउट की। भाई लायबिलिटी कब घटेगी? जब कैश का आउटफ्लो होगा, जब हम लायबिलिटी दे चुके होंगे। तो हमने यहां पे कितना दिया? यहां पे हमने 10,000 पे किया। क्या किया? 10,000 पे किया। तो ये जो 10,000 पे हो गया, इन दोनों का डिफरेंस ये क्या दिखाएगा? ये कैश के आउटफ्लो को दिखाएगा। पे हो गया। सर अच्छा ये भी तो हो सकता है ये 20 और ये 30 हो जाए, तो फिर यहां पे वही चीज हो गई कि लायबिलिटी बढ़ी या घटी? पहले 20 थी, अब 30 हो गई, 10,000 से लायबिलिटी बढ़ गई, तो कैश का इनफ्लो होगा, इनफ्लो मतलब प्लस हो जाएगा। ठीक है सर, ये समझ में आ गया, यहां कंफ्यूज नहीं होंगे। कंफ्यूज कहां होंगे वो बताते हैं। सर मान लीजिए कि अनक्लेम डिविडेंड के साथ साथ प्रपोज डिविडेंड दे दें, मैं भी इसको हटा देता हूं। सर मान लीजिए अनक्लेम डिविडेंड भी दिया है, प्रपोज डिविडेंड दिया है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा? तो आपने जैसा बताया, मैं जैसा बताया क्या कि प्रपोज डिविडेंड में हमें करंट ईयर से मतलब होता नहीं है। प्रीवियस ईयर के अमाउंट नेट प्रॉफिट में प्लस होगा, नेट प्रॉफिट में प्लस होगा कितना? 20,000। नेट प्रॉफिट प्लस होगा कितना? 20,000। और जब हम इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 20,000 लिखेंगे ना फाइनेंसिंग में। यही तो बताया प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट। बस यहां पे छोटी सी बात ध्यान में रखना, इसको देख लेना, इसको देख लेना और इसको ऐसे समझो, अगर पेड होगा, जैसे पहले 20 था अब 10 है, पहले 20 था अब 10 है, इसका मतलब क्या है? या पहले 20 था अब 10 है, मतलब हमने 10,000 पेड किया तभी तो 10 बचा। पहले देना था 20 लेकिन अब कितना देना है? सिर्फ 10, मतलब 10,000 हमने पेड किया। तो पेड किया तो ये पेड इसी में ऐड हो जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई? समझ में आई बात नहीं आई? क्यों? क्योंकि 20,000 तो हमको प्रपोज देना ही है, 20,000 तो हमको प्रपोज देना ही है, उसके साथ साथ 10,000 अनक्लेम भी तो देना है। तो नेट प्रॉफिट में कितना जाएगा? 20,000, लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना जाएगा? 30,000, वही माइनस में। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मैंने क्या कहा? कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कहा मैंने कि ये 20 तो देना ही देना है, लेकिन यहां देखो 20 था पहले 10 हो गया, अब मतलब 10,000 हमें और देना है। 20 था पहले 10 हो गया, अब तो हमें 10,000 और देना है ना। तो 20 प्लस 10 कितना होगा? 30। तो फाइनेंसिंग में कितना जाएगा? 30 जाएगा। अच्छा मान लीजिए सर अगर यहां पे 30 होता तो तब क्या किया जाता? तो बेटा ध्यान से देखो, फिर से इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। सर इसका तो ट्रीटमेंट हमको पता चल गया कि 20 नेट प्रॉफिट में प्लस होगा, 20 फाइनेंसिंग में जाएगा। अब यहां पे देखिए सर पहले 20 था अब 30 हो गया, इसका मतलब क्या है? मतलब 10,000 हमें और नहीं देना, अनक्लेम डिविडेंड बढ़ा है मतलब हमें और नहीं देना। अब देखो यहां पे दे कितना रहे थे फाइनेंसिंग में? 20 देना था, लेकिन ये क्या बताया कि हमको इसमें से 10 नहीं देना, मतलब 20 में से हमको 10 नहीं देना। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्यों नहीं देना? क्योंकि ये अनक्लेम डिविडेंड बढ़ गया, हमें 20,000 देना था, यहां देख के पता चला कि 10,000 और नहीं देना, क्योंकि पहले 20 था 30 हो गया।
तो जब 10 नहीं देना है तो हम नहीं देंगे। 20 में से कितना देंगे भाई? 10 नहीं देंगे तो बचेगा कितना? सिर्फ 10 ही तो बचेगा। तो फाइनेंसिंग में कितना जाएगा? 10 जाएगा। कितना जाएगा? 10 जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लास्ट टॉपिक, सर अगर मान लीजिए तीनों दे दिया जाए तब क्या किया? ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। तो बेटा इन दोनों का ट्रीटमेंट तो तुम्हें समझ में आ ही गया। आ गया कि नहीं आ गया? बचा ले देखे ये कुछ नहीं, इसको फाइनेंसिंग में यहां पे जोड़ देना और इसको यहां पे जोड़ देना। जब अगर तीनों क्वेश्चन में आएगा तो ये डिविडेंड नेट प्रॉफिट में भी ऐड हो जाएगा और ये यहां पर जाके यहां भी ऐड हो जाएगा। एनी डाउट? नहीं है तो बेटा इस अनक्लेम डिविडेंड के ट्रीटमेंट को बहुत ही ध्यान से सीखना, क्योंकि फंसोगे तो सिर्फ यहीं फंसोगे। बाकी डिविडेंड के किसी क्वेश्चन में आज के बाद तुम फंसोगे नहीं अगर इस वीडियो को तुमने बहुत अच्छे से देखा होगा। तुम कभी नहीं फंसोगे अगर तुमने इस वीडियो को देखा होगा। डिविडेंड की जिसकी भी जो दिक्कत होगी वो सब का सब यहां से सॉल्व हो जाएगा। कोई डाउट? थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एडजस्टमेंट के साथ। और ये जो 2-3 इसकी एडजस्टमेंट है इसको मैं अलग अलग वीडियो में इसलिए बनाया हूं कि वीडियो छोटी हो, आपको देखने में दिक्कत ना हो। कभी भी आप टॉपिक वाइज अगर वीडियो देखना चाहें तो आपको मिल जाए। तो उम्मीद है ये जो 2-3 वीडियो जाएंगे ना, ये आज और कल में ही मैं सोच रहा हूं दोनों तीनों वीडियो डाल दूं जिससे आप अच्छे से देख पाओ और अपनी तैयारी को परफेक्ट बना पाओ। ठीक? थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।